स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का दृष्टि पीसीएस की इस नई वीडियो में। मेरा नाम है सलमान और इस वीडियो के माध्यम से बीते हफ्ते उन तमाम महत्वपूर्ण खबरों के आधार पर बनाए गए प्रश्नों के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे जो कि आगामी परीक्षा में आप सभी के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस एपिसोड में पहला सवाल आप सभी के लिए क्या बनाया गया है। सवाल है, सौरैया पंडुआना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? पौधे की नई प्रजाति, छिपकली की प्रजाति, मछली की नई प्रजाति या फिर नया खोजा गया क्षुद्र ग्रह? तो सौरैया पांडुआना की अगर बात करें तो यह अभी हाल फिलहाल में मणिपुर में पौधे की एक नई प्रजाति पाई गई है जिसका नाम सौरैया पांडुआना रखा गया है। तो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ए हो जाएगा। इस पौधे की अगर बात करें तो यह मुख्य रूप से भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में बहुत ही बहुतायत से देखने को मिलता है और इसका जो प्रयोग होता है वह पशुओं के इलाज में किया जाता है, यानी कि इसकी मेडिसिनल क्वालिटीज देखी गई है जिसकी वजह से इसका उपयोग जो है पशुओं के चिकित्सा के लिए भी किया जाता है। अगर भारत की बात करें, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि पूर्वी और उत्तरी राज्यों में, उत्तर पूर्वी राज्यों में जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा में पाया जाता है। यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट है वहां पर यह पौधा, यह जो पुष्प है बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है। तो अभी कहां पर मिला है? ये मणिपुर में पहली बार देखा गया है। तो यह पौधे की नई प्रजाति है और किस परिवार से संबंधित है? तो एक्टिनिडियासी परिवार से यह संबंधित है। इसके फूल जो है परिपक्व यानी मैच्योर होने पर सफेद से गुलाबी रंग में बदल जाते हैं। वहीं इसके फल की बात करें तो गोलाकार और चमकदार इसके फल जो है सफेद कलर के देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ इस तरह से आप देखें तो ये इसका जो है फल है, फ्रूट है, और ये इसका पुष्प है जो सफेद से गुलाबी रंग में परिवर्तित होता रहता है। तो यहां से आप देखें तो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा पौधे की नई प्रजाति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रैट होल माइनिंग पद्धति के अंतर्गत कोयला निकालने के लिए कुछ खनिक या मजदूर सकरे बिलों में जाते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी द्वारा 2021 में इस विधि पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? इन कूटों का प्रयोग करते हुए आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। तो जैसा कि आप सभी ने समाचार में हाल फिलहाल में देखा ही होगा कि एक सुरंग में उत्तराखंड में कुछ जो मजदूर थे वो फंस गए थे, जिनको रेस्क्यू ऑपरेशन चला करके निकाल लिया गया है। तो इसकी वजह से ये खबर जो है काफी चर्चित रही है। तो रैट होल माइनिंग एक ऐसी ही पद्धति है जिसमें कि काफी संकीर्ण और सकरे जगहों के में कोयला निकालने के लिए कुछ मजदूर या खनिक जो है सकरे बिलों में जाते हैं, लेकिन वहां पर बहुत सारी चीजों का अभाव होता है जिसकी वजह से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने वर्ष 2014 में इस विधि पर बैन लगा दिया था। यानी कि किन तमाम चीजों का वहां पर अभाव होता है। तो उसमें मुख्य रूप से वेंटिलेशन को देखें, संरचनात्मक सहायता या श्रमिकों के लिए सुरक्षा गियर जैसे विभिन्न सुरक्षात्मक उपायों का अभाव होता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2014 में इस विधि से कोयला खनन करने को एनजीटी ने प्रतिबंधित कर दिया था। तो अभी हाल ही में ये कहां पर है? अगर इसकी बात करें, जो खबर आई है उत्तराखंड के सिलक्यारा सुरंग। तो सिलक्यारा सुरंग भी आप लोग ध्यान में रखिएगा क्योंकि सीधे सीधे पूछ सकता है कि यह सुरंग कहां पर है, या 4 सुरंगों का नाम दे देगा या 4 स्थानों का नाम दे देगा और 4 राज्यों का नाम दे देगा और कहेगा कौन सा सुमेलित है कौन सा नहीं सुमेलित है। तो उसमें से हो सकता है सिलक्यारा सुरंग दी जाए क्योंकि यह काफी चर्चा में रही है। यहीं पर 41 जो श्रमिक थे, मजदूर थे, रैट होल माइनिंग के उपयोग करते हुए इनको सुरक्षा पूर्वक निकाल लिया गया है, सकुशल निकाल लिया गया है। और यह एक ऐसी पद्धति है जिसमें कुछ खनिक या कुछ मजदूर जो है कोयला निकालने के लिए सकरे बिलों में जाते हैं। तो यहां से प्रश्न का जो सही उत्तर अगर आप देखें तो कौन सा हो जाएगा? विकल्प ए हो जाएगा, क्योंकि दूसरा कथन गलत है। यहां पर जो वर्ष दिया है 2021 दिया है, जबकि इसको प्रतिबंधित किया गया वर्ष 2014 में एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। प्रश्न पूछा गया है, हाल ही में सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र में सहयोग निम्नलिखित में से किनके मध्य एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? विकल्प है भारत संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत यूरोपीय संघ, भारत इजराइल या भारत रूस। तो सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करें तो सेमीकंडक्टर या अर्धचालक क्या होता है? तो इसकी बात करें तो मुख्य रूप से चालकता के लिए जो सुचालक और कुचालक होते हैं, सुचालक और कुचालक दो शब्दों
को आप लोग जरूर सुने होंगे। तो इनके मध्य की चीज होती है सेमीकंडक्टर, या इसी को हम अर्ध सुचालक कहते हैं। तो अभी हाल ही में भारत और यूरोपीय संघ के मध्य सेमीकंडक्टर की आपूर्ति के लिए, श्रृंखला आपूर्ति के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है, जिससे कि इसकी आपूर्ति बाधित न हो सके, साथ ही साथ वैश्विक सहयोग को बढ़ाने, नवाचार को बढ़ाने सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में, इसको भी ध्यान में रख करके इस समझौते ज्ञापन पर भारत और यूरोपीय संघ के मध्य हस्ताक्षर किए गए हैं। तो भारत और यूरोपीय संघ के मध्य जो है सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र में सहयोग पर अभी एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि एक मजबूत आपूर्ति श्रृंखला स्थापित किया जाए, नवाचार को बढ़ावा दिया जाए और सेमीकंडक्टर उद्योग में जो भी वैश्विक विकासात्मक कार्य हो सकते हैं उनको भी संरेखित किया जा सके, जिससे कि जो भी देश इसमें शामिल है या सेमीकंडक्टर से संबंधित, इनकी आपूर्ति से संबंधित जो विभिन्न प्रकार की बाधाएं आती है उनको सहजता से सुलझा करके एक मजबूत आपूर्ति श्रृंखला स्थापित की जा सके। तो प्रश्न का जो सही उत्तर है विकल्प बी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न बनाया गया है कोप 28 का आयोजन निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में किया जा रहा है? ब्राजील, रूस, संयुक्त अरब अमीरात या फिर इंडोनेशिया। तो कोप 28 का जो आयोजन है यह संयुक्त अरब अमीरात की अध्यक्षता में किया जा रहा है और अभी हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर इसमें हिस्सा लेने के लिए निकले हैं। अगर हम इसकी बात करें कोप 28, यह मुख्य रूप से जो भी वैश्विक जलवायु परिवर्तन से संबंधित समस्याएं हैं उनसे निपटने के लिए जो भी एक तंत्र हो सकता है, उस तंत्र के द्वारा जो विभिन्न प्रकार की कार्यवाही की जाती है उनको और भी गति मजबूत करने के लिए यह एक सुनहरा अवसर प्रदान करता है। तो अभी देखिए कोप 28 का आयोजन जो है 28 नवंबर से 12 दिसंबर तक संयुक्त अरब अमीरात की अध्यक्षता में किया जा रहा है। इसके अंतर्गत अगर हम कुछ बातों को देखें तो विश्व जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन, जिसे हम अंग्रेजी में UNFCCC यानी जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के 28वें पार्टी का सम्मेलन मुख्य का उच्च स्तरीय खंड है और ये किसकी अध्यक्षता में किया जा रहा है? संयुक्त अरब अमीरात में। और यह किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जो एक साझा चुनौती होती है उसमें सामूहिक कार्यवाही को गति प्रदान करने के लिए यह एक सुनहरा मंच है, यह एक सुनहरा मौका भी प्रदान करता है। तो प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है नेट जीरो इंडस्ट्री ट्रैकर 2023 रिपोर्ट का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? कार्बन उत्सर्जन, ओजोन क्षरण, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जन। तो नेट जीरो इंडस्ट्री ट्रैकर 2023 रिपोर्ट अभी हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी की गई है। इस रिपोर्ट की अगर बात करें तो यह रिपोर्ट जो है वर्ष 2050 तक नेट जीरो इमिशन, नेट जीरो उत्सर्जन की बात करता है। किससे संबंधित है? ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से संबंधित है ये। तो किसके द्वारा जारी की गई है? सबसे पहले तो ये बात आप ध्यान रखिए कि विश्व आर्थिक मंच या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, और यह दूसरा संस्करण है। इसके अंतर्गत देखें तो नेट जीरो इंडस्ट्री ट्रैकर रिपोर्ट का दूसरा संस्करण 2050 तक नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करने के अपने प्रयासों में विश्व में जो भी भारी औद्योगिक क्षेत्र है, इसके अलावा जो भी परिवहन है, इनके द्वारा जो भी प्रगति की गई है उसका एक विस्तृत विश्लेषण प्रदान करता है। अब आप देखिए कि जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उनमें उनके उत्सर्जन में जो मुख्य रूप से योगदान होता है वो भारी इंडस्ट्रीज होती है, परिवहन होती है। तो इनके द्वारा वो कौन कौन से प्रयास किए गए हैं कि जिससे कि वर्ष 2050 तक नेट जीरो एमिशन की तरफ हम अग्रसर हो सकते हैं या इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए इन औद्योगिक क्षेत्रों और परिवहन के क्षेत्रों में जो प्रगति हुई है उस पर एक विस्तृत विश्लेषण प्रदान करता है। अब सामूहिक रूप से इन क्षेत्रों से प्रक्रिया और ऊर्जा संबंधित उत्सर्जन वैश्विक ग्रीन हाउस उत्सर्जन का 40% से अधिक है, जो किसी भी व्यक्तिगत देश के उत्सर्जनों से अधिक है। यानी कि अगर हम देखें जो ये औद्योगिक और परिवहन क्षेत्र है, ये सामूहिक रूप से 40% से भी अधिक ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन करते हैं, जो कि किसी एक व्यक्तिगत देश के द्वारा कुल उत्सर्जित किए हुए गैस से अधिक है। और इसी कारण से इन क्षेत्रों में हो रही प्रगति पर पारदर्शिता समय समय पर
और प्रभावी हस्तक्षेप के लिए भी आवश्यक हो जाता है। इसलिए इस तरह की रिपोर्टों से पब्लिक का अटेंशन खींचा जाता है, जिससे कि वर्ष 2050 तक जो हमारा लक्ष्य है नेट जीरो उत्सर्जन का, उसकी प्राप्ति हम लोग कर सके। तो जिससे कि यह भी सुनिश्चित किया जा सके कि हम 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन यानी कि नेट जीरो उत्सर्जन की राह पर अग्रसर है। तो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, यानी कि यह ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से संबंधित है। नेट जीरो इंडस्ट्री ट्रैकर 2023 रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी की गई है। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिलिस्तीनी लोगों के साथ अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस को मनाने का उद्देश्य फिलिस्तीन के सवाल पर जनता को शिक्षित करना और इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करना है। इस दिवस को वर्ष 1977 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा नामित किया गया था। आपको बताना है कि दोनों में से कौन सा कथन सही है या कौन कौन से कथन सही है। कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चुनाव करना है। तो सबसे पहले अगर हम देखें, जो फिलिस्तीनी लोगों के साथ अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस है, यह 29 नवंबर को मनाया जाता है और वर्ष 1977 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसे नामित किया गया था। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। और इस दिवस को मनाने के पीछे जो मुख्य उद्देश्य है वह यही उद्देश्य है कि वहां के लोगों को फिलिस्तीन के सवाल पर शिक्षित किया जाए और जो इजराइल फिलिस्तीन के मध्य संघर्ष काफी लंबे समय से चला आ रहा है, हालांकि अभी हाल ही में यह बहुत ही ज्यादा व्यापक रूप धारण कर लिया है, एक युद्ध का रूप धारण कर लिया है और अभी दोनों के मध्य संघर्ष चल ही रहा है। तो इसका क्या शांतिपूर्ण तरीके से समाधान हो सकता है, इस पर भी विचार विमर्श करना है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा। तो 29 नवंबर को यह दिवस मनाया जाता है। ये दिन भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इससे ज्यादा यहाँ पर आप सभी को कुछ जानने की जरूरत नहीं है, इतना ही काफी है इससे जुड़ी हुई चीजें। अगला सवाल देखते हैं, हाल ही में चर्चित कंगला सा क्या है? दर्रा, पुरातात्विक स्थल, वन्यजीव अभ्यारण्य या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा विकल्प डी हो जाएगा, यानी कि उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि कंगला सा जो है यह मणिपुर का एक पौराणिक प्राणी है। कहां का? मणिपुर का पौराणिक प्राणी है। पौराणिक से संबंध क्या हो गया? ऐतिहासिक कह ले या जो भी मणिपुर से संबंधित जो भी पुराण है, पौराणिक जानवर है। इसकी अगर हम बनावट की बात करें तो जो इसका सिर होता है यह ड्रैगन के जैसा होता है, यानी कि यह ड्रैगन के स्वरूप का सिर वाला, और जो इसका शरीर होता है वह शेर के समान होता है। तो यह क्या है? मणिपुर का एक पौराणिक जानवर है या प्राणी है। तो इसलिए प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। थोड़ा डिटेल देखते हैं। तो दरअसल अभी हाल ही में भारतीय नौसेना के नवीनतम घरेलू युद्धपोत INS इम्फाल के शिखर का अनावरण किया गया है और इसकी जो डिजाइन है इसी में कांगला पैलेस और कांगला सा दिखाया गया है। तो दाईं ओर जो है कांगला सा है और बाईं ओर जो है कांगला पैलेस है। कांगला पैलेस एक पुरातात्विक स्थल है, जबकि कांगला सा की अगर हम बात करें तो यह ड्रैगन के सिर और शेर के शरीर वाला कांगला सा मणिपुर के इतिहास का एक पौराणिक प्राणी है। साथ ही साथ यह मणिपुर के लोगों के संरक्षक के रूप में भी एक प्रतीक के रूप में देखा जाता है और यह मणिपुर के राज्य प्रतीक भी है। तो इसका अगर आप देखें तो ये जो इसका सिर है ये ड्रैगन के समान इसका सिर होता है, वहीं इसका जो शरीर है यह पूरा शेर के समान होता है। तो इसलिए यहाँ पे आप देखें तो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर विकल्प में मणिपुर का पौराणिक प्राणी या पौराणिक प्राणी नहीं दिया गया है, पुरातात्विक स्थल दिया गया है। तो पुरातात्विक स्थल कौन सा है? मणिपुर का जो इसमें प्रदर्शित किया गया है वो है कांगला पैलेस। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अदन की खाड़ी निम्नलिखित में से किसके मध्य प्राकृतिक समुद्री सीमा बनाती है? लाल सागर, अरब सागर, लाल सागर और हिंद महासागर और अरब सागर, फारस की खाड़ी और अरब सागर। तो अदन की खाड़ी की अगर बात करें तो यह एक बार चर्चा में है। इसकी वजह यह है कि अभी हाल ही में अमेरिका के जो युद्धपोत है जो यहाँ पर मौजूद है वहां उसको निशाना बनाया गया है हूती विद्रोहियों के द्वारा, जिसकी वजह से अदन की खाड़ी के जो आसपास का क्षेत्र है वहां पर अगर देखें तो एक तनाव की स्थिति हो गई है। अदन की खाड़ी की बात करें तो यह अरब पेनिनसुला और अफ्रीका पेनिनसुला यानी कि अरब प्रायद्वीप और अफ्रीकी महाद्वीप के मध्य स्थित है। ये अगर देखें तो ये अरब वाला है और ये अफ्रीका वाला है। यहाँ पर आप देखिए रेड सी और ये रहा अरेबियन सी
और यहीं पर ये जो स्थान है यही गल्फ ऑफ अदन है, गल्फ ऑफ अदन है, और ये पर्शियन यानी फारस की खाड़ी है। तो यहां पर आप देखिए लाल सागर और अरब सागर के मध्य जो है यह एक प्राकृतिक समुद्री सीमा बनाती है। तो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा लाल सागर और अरब सागर हो जाएगा। विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इस मानचित्र के माध्यम से आप देखें तो बहुत ही क्लियरली आप लोगों को समझ में आएगा कि लाल सागर और अरब सागर के मध्य जो है यह एक प्राकृतिक समुद्री सीमा का निर्माण करती है। इसकी बात करें तो इसका नाम यमन जो है इसके उत्तर में मौजूद है। जो यहाँ पर गल्फ ऑफ एडन देखे इसके उत्तर में यमन मौजूद है। तो यमन के तट पर स्थित बंदरगाह शहर अदन के नाम पर इसका नाम रखा गया। तो यहीं पर जो यमन है यहीं पर कोई एक शहर है उसका नाम है अदन, और इसी के नाम पर इसका नाम अदन की खाड़ी पड़ गया है। या दक्षिण में सोमालिया, आप यहाँ देखिए दक्षिण में जो है सोमालिया है, और सुकोत्रा द्वीप यमन का हिस्सा है। उत्तर में यमन, पूर्व में अरब, पूर्व में देखें तो अरब यहाँ पर मौजूद है। वहीं अगर इसके बाद अगर हम देखें तो पश्चिम में जिबूती से घिरा हुआ है। तो जब आप बड़ा इससे और भी विस्तृत मानचित्र देखेंगे तो इन तमाम हिस्सों का, इन तमाम जगहों को आप लोग अच्छे से देख पाएंगे। तो इस पूरे एरिया को एक बार मानचित्र पर आप लोग जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मानचित्र से जोड़ करके सवाल हो सकता है इससे पूछा जाए, क्योंकि यह पूरा का पूरा इलाका जो है हाल फिलहाल में बहुत ही ज्यादा चर्चा में बना हुआ है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। रायथू बंधु योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? किसान कल्याण, बाल कल्याण, महिला कल्याण या मजदूर कल्याण? तो यह किसान कल्याण से संबंधित एक कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत मजदूर किसानों को 5,000 रुपए प्रति एकड़ सहायता के रूप में राशि दी जाती है, जिससे कि वह कीटनाशक, बीज, खरपतवार जो भी खेती से संबंधित सामान है उनकी खरीदारी कर सके। और यह वर्ष 2018 में योजना शुरू की गई थी तेलंगाना सरकार के द्वारा, लेकिन हाल फिलहाल में निर्वाचन आयोग के द्वारा इससे संबंधित जो भी अनुमति दी गई थी उसको वापस ले लिया गया है, जिसकी वजह से यह एक बार योजना सुर्खियों में बनी हुई है। यह किसान कल्याण से संबंधित एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है तेलंगाना सरकार का। तो वर्ष 2018 में तेलंगाना सरकार के द्वारा इस किसान कल्याण कार्यक्रम की शुरुआत की जाती है, और इससे संबंधित जो अनुमति है निर्वाचन आयोग द्वारा वापस ले ली गई है। तो ये मौजूदा सिनेरियो है जिसकी वजह से यह योजना एक बार चर्चा में है। तो यह एक कार्यक्रम है जिससे किसान निवेश सहायता योजना के रूप में भी जाना जाता है। इसे किसान निवेश सहायता योजना, संक्षिप्त में फिस के नाम से, FISS के नाम से भी जाना जाता है। और साथ ही साथ यह देश की पहली प्रत्यक्ष किसान निवेश सहायता योजना भी है। तो इसलिए भी इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी यह महत्वपूर्ण हो जाती है। इसमें जो भी लाभार्थी है उनको सीधे नगद भुगतान किया जाता है। कितना किया जाता है? प्रत्येक सीजन में 5,000 रुपए प्रति एकड़ वित्तीय सहायता सीधे प्रत्येक किसान के खाते में स्थानांतरित यानी ट्रांसफर कर दी जाती है। और किस लिए की जाती है? यह वित्तीय सहायता साल में 2 बार की जाती है, रबी और खरीफ दोनों फसलों के लिए। इसमें मुख्य रूप से फसल के लिए बीज, उर्वरक, कीटनाशक, श्रम और अन्य निवेश जैसे इनपुट की खरीद के लिए यह वित्तीय राशि इन्हें मुहैया कराई जाती है। तो यहां से आप देखें तो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा किसान कल्याण हो जाएगा। किससे जुड़ी है? तेलंगाना सरकार के द्वारा। कब शुरू किया गया? वर्ष 2018 में शुरू किया गया, और यह देश की पहली जो है प्रत्यक्ष किसान निवेश सहायता योजना भी है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का आयोजन किन देशों के मध्य आयोजित किया जा रहा है? भारत म्यांमार, भारत बांग्लादेश, भारत जापान या फिर भारत नेपाल? तो अभ्यास सूर्य किरण जो कि एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है भारत और नेपाल के मध्य, इसका आयोजन जो है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में किया जा रहा है। कहां पर किया जा रहा है? भारत और नेपाल के मध्य। कहां पर? उत्तराखंड। उत्तराखंड में एक स्थान है पिथौरागढ़, यहीं पर इसका आयोजन किया जा रहा है। तो प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा। किसके मध्य? भारत और नेपाल के मध्य। कब से कब तक? 24 नवंबर से 7 दिसंबर तक उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में किया जा रहा है। यह इसका 17वां संस्करण है। इसके अंतर्गत अगर देखें तो जो भारतीय सेना है उसकी टुकड़ी का नेतृत्व कुमाऊं रेजिमेंट की एक बटालियन द्वारा, वहीं नेपाल की सेना की टुकड़ी का जो प्रतिनिधित्व है यह तारा दल बटालियन के द्वारा किया जा रहा है। यह एक वार्षिक कार्यक्रम है। ये चीज भी आप ध्यान रखिए कि बहुत सारे जो अभ्यास होते हैं वह द्विवार्षिक होते हैं, बहुत सारे एक वार्षिक होते हैं। तो यह वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है भारत और नेपाल के मध्य। इसके अंतर्गत दोनों देशों में वैकल्पिक रूप से आयोजित इसे किया जाता है, यानी कि
कभी नेपाल में कभी यहाँ पर इसका आयोजन किया जाता है। जो मुख्य उद्देश्य शांति अभियानों पर संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत जंगल युद्ध, पहाड़ी इलाकों में आतंकवाद विरोधी जो भी अभियान है और मानवीय सहायता के साथ आपदा राहत में अंतर संचालनीयता को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। यानी कि कोई भी इस तरह के मसले, यानी कि जब जंगल युद्ध हो जाए कहीं पर, इसके अलावा पहाड़ी इलाकों में जो भी आतंकवादी गतिविधियां देखने को मिलती है उनसे निपटने के लिए, साथ ही साथ रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन में, इसके अलावा आपदा राहत कार्यों में दोनों देशों के मध्य जो अंतर संचालनीयता है इसको बढ़ाया जा सके, इसलिए इस तरह के संयुक्त अभ्यास का आयोजन किया जाता रहता है। कहां पर? भारत में और नेपाल में। यह वैकल्पिक है कि इसका आयोजन भारत में किया जाए कि या नेपाल में किया जाए, ये दोनों देशों के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहां से आप देखिए प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2018 में लॉन्च किया गया था। पहले खेलो इंडिया पैरा खेल नई दिल्ली में आयोजित किए जाएंगे। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है या सही है, इसका चुनाव आपको दिए गए कूटों से करना है। तो अभी हाल ही में केंद्रीय युवा और खेल मंत्री के द्वारा पहले खेलो इंडिया पैरा खेल के आयोजन की घोषणा की गई है कि इसका जो आयोजन किया जाएगा वह नई दिल्ली में किया जाएगा। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत जो है वर्ष 2018 में की गई थी, यानी कि इसको वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया था। तो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी हो जाएगा। ये इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों को देखते हैं। तो सबसे पहले खेलो इंडिया कार्यक्रम जो है युवा मामले और खेल मंत्रालय के तहत वर्ष 2018 में शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है। इसे खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर खेलो इंडिया यूथ गेम्स कर दिया गया। तो खेलो इंडिया स्कूल गेम्स जो है इसका भी आयोजन पहली बार नई दिल्ली में किया गया था। और इसका नाम जब बदल दिया जाता है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स कर दिया जाता है, तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला संस्करण का भी आयोजन किया गया वर्ष 2020 में। कहां पर? लेह, गुलमर्ग में और उड़ीसा में किया गया था। तो ये चीज भी आप लोग ध्यान रखिए कि हो सकता है इससे संबंधित तथ्यात्मक सवाल इनसे जोड़ करके पूछा जा सके। लेकिन अभी इसकी घोषणा की गई है कि जो पैरा गेम्स है इसका आयोजन पहली बार जो है खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन कहां पर किया जाएगा? नई दिल्ली में किया जाएगा। तो यहां से आप देखिए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी, यानी कि 1 और 2 दोनों कथन सही है। तो ये रहा आज के एपिसोड का अंतिम सवाल। यहीं पर आज के एपिसोड को यहीं पर विराम देते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। शुक्रिया।